हेलो एवरीवन। आज हम पहुंच चुके हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी की तरफ। ये एक्ट 3 सीन 2 का समरी होने वाला है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक ही वीडियो में पूरी समरी प्रोवाइड करूं, बट अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी देन आई हैव टू मूव टू द अदर वीडियो, राइट। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एज वेल एज हम ज्यादा अभी ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे टाइम, ताकि हमें बाकी जितने भी सीन्स उसको समझने में ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। फाइन। तो देख लो यार, पहला जो है आपका पोर्शिया का दिया हुआ है। फाइन। अब इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एंड व्हाट्स दैट दैट थिंग इज कि आप ये जान लो कि पोर्शिया, ये जो सीन है ये कहाँ होता है, ये होता है बेलमोंट में। फाइन। पोर्शिया के घर के एक रूम में, ये जानना जरूरी है। और ये सीन में कौन कौन लोग रहते हैं? पोर्शिया रहती है, बेसानियो रहता है, ग्राशिनो रहता है, देन नेरिसा रहती है, देन कुछ अटेंडेंट्स रहते हैं। फाइन। जो बाकी लोग रहते हैं प्रिंसेस के साथ या फिर प्रिंस के साथ, वो लोग आसपास में जो सभा होती है, राइट, जो जिसे राज्य कहते हैं, राज्य में जैसे बाकी लोग रहते हैं, मंत्री और बाकी लोगों का, वैसे ही अटेंडेंस उन्हें कहा जाता है। सो मोस्टली पोर्शिया और बेसानियो बात कर रहे थे। सो पोर्शिया किसे कहती है? पोर्शिया कहती है बेसानियो को कि बेसानियो कुछ दिन तक मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कुछ दिन तक यहाँ पे वेट करो। देखो, हम रीड करेंगे एक एक लाइन बिकॉज जरूरी है, ये सीन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये मत कहना बच्चों की दीदी इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया, बिकॉज जरूरी है यार। अगर इतना लंबा वीडियो नहीं बनेगा तो फिर कैसे समझोगे? ये सीन में तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये सीन बहुत बड़ा है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो करना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से करते हैं। सो आई प्रे यू टैरी। टैरी मीन्स वेट, कुछ दिन तक वेट करो, एक दो दिन वेट करो। बिफोर बिफोर यू हजार्ड, दैट मीन्स बिफोर मेकिंग द चॉइस ऑफ कास्केट। हजार्ड किसे कहते हैं? किसी रिस्क को। फाइन। सो वो कहती है कि इस रिस्क को लेने से पहले, दैट मीन्स कास्केट चूज करने से पहले कुछ दिन तक वेट करो। अगर तुम रॉन्ग कास्केट चूज करोगे देन आई विल लूज योर कंपनी, यानी कि तुम मुझे खो दोगे और मैं तुम्हें खो दूंगी। देयरफॉर फॉर अ वेयर वाइल, दैट मीन्स कुछ दिन तक वेट करो, कुछ इंतजार करो, थोड़ा वेट करो। फिर वो क्या कहती है कि मुझे एक फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, ये फीलिंग मुझे कह रही है। फाइन। देयर समथिंग टेल्स मी, यानी कि एक फीलिंग है जो मुझे कह रही है, बट इट इज नॉट लव। जो मैं ये तुम्हें कह रही हूँ कि तुम कुछ दिन तक वेट करो, एक फीलिंग है जो मुझे इंसिस्ट कर रही है कि मैं तुम्हें तुमसे ये चीज कह सकूं। बट ये प्यार नहीं है जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, ये आउट ऑफ लव मैं तुम्हें ये चीज नहीं कह रही हूँ। फाइन। आई वुड नॉट लूज यू, बट ये जो फीलिंग है मेरे अंदर, ये जो फीलिंग मुझे आ रही है, ये मुझे क्या कह रही है? ये मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें लूज नहीं करना चाहती। फाइन। और एंड यू नो योर सेल्फ हेट्स काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी। और तुम्हें तो ये पता ही है कि कोई इंसान नफरत में ऐसी एडवाइस नहीं देता। इनडायरेक्टली वो कहना चाहती है कि आई हैव अफेक्शन फॉर यू। फाइन। मतलब वो इनडायरेक्टली अपनी अफेक्शन दिखाना चाहती है, बेसानियों को बताना चाहती है दैट शी लव्स हिम। वो बेसानियों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फाइन। अब इसके बाद वो एक लाइन देती है जो कि ये बात को जस्टिफाई करता है। लेट्स सी दैट बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल एंड येट, अगर तुम मुझे अच्छे से नहीं समझते हो, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में नहीं आई, देन एंड येट अ मेडन हैथ नो टंग बट थॉट। जो यंग गर्ल्स होती हैं या फिर जो यंग लेडीज होती हैं, वो मेनली अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकती, नाइदर इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स नाइदर विद द बिलॉवेड। और मतलब जिनको वो लव करती हैं डायरेक्टली, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आइदर दे फील शाय और बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। सिमिलरली द थिंग इज वैलिड टू पोर्शिया टू, राइट। वो कहती है कि मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट मैं बस सोच सकती हूँ। मैं बस ये बात मुझे पता है कि वाई आई एम सेइंग यू, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे ये चीज पता है, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस फुली। इसीलिए वो क्या कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक दो महीना रुको। फाइन। एक दो महीना वेट करो इस कास्केट को चूज करने से पहले, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं कि सही कास्केट कौन सा है, कौन सा कास्केट तुम्हें चूज करनी चाहिए, ताकि तुम मुझे जीत सको। लेकिन फिर इतने में उसे याद आता है कि वो अपने फादर के विल से बंधी हुई है। शी इज प्रिवेंटेड और शी इज हिंडर्ड फ्रॉम लाइक मेकिंग हर चॉइस। फाइन। वो अपना अपना चॉइस नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड को खुद चूज नहीं कर सकती, एज वेल एज वो किसी और को बता भी नहीं सकती कि सही कास्केट कौन सा है। दैट्स वाई सो आई विल नेवर बी, दैट्स वाई वो कहती है कि इसीलिए मैं तुमको कभी भी नहीं, तुम्हें तुम्हें क्या है, मैं किसी को भी नहीं बता सकती कि सही कास्केट कौन सा है। एंड मे मिस मी एंड सो मे यू मिस मी, और इसी वजह से शायद तुम मुझे लूज कर दो। फाइन। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि सही कास्केट कौन सा है, और अगर तुम मुझे लूज कर दे दोगे
सो इट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी, हमारी लव स्टोरी का ये एंड हो जाएगा। और अगर तुम मुझे इंसिस्ट करते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि सही कास्केट कौन सा है, फाइन, बट इफ यू डू दैट मीन्स, अगर तुम मुझे इंसिस्ट करते हो कि बताओ कि सही कास्केट कौन सा है, तब तुम मुझसे एक पाप करवाओगे, एक सिन करवाओगे। ये कौन सा सिन होगा? मेरे डेड फादर की विल तोड़ने की, उनकी आखिरी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी, यही वो सिन होगा। फाइन, दैट आई हैड बीन फोर्सबोर्न, जो जिस विल से मैं बंधी हुई हूँ, आई एम हिंडर्ड फ्रॉम टेलिंग यू द ट्रुथ। फाइन, सच्चाई बताने से जिस जिस विल ने मुझे रोक रखा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि कौन सा कास्केट सही है, अगर मैं ये विल या फिर जो मैं प्रॉमिस मैंने अपने फादर से किया है, अगर वो प्रॉमिस मैं तोड़ दूं, तो मैंने एक पाप कर दिया और इसकी वजह से मुझ पे कर्स आएंगे। Pursue your eyes, they have overlooked me and divided me। वो कहना चाहती है कि तुम्हारी आंख पे कर्स, वो उसकी आंख, she says कि कर्स योर आईज, तुम्हारी आंख पे कर्स हो, तुम्हारी आंखों ने मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा, यू स्टेयर्ड मी, यू स्टेयर्ड एट मी एंड यू डिवाइडेड मी। फाइन, तुम्हारी आंखों ने, तुम्हारे लुक्स ने मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फाइन, तुम्हारे लुक्स ने मुझे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फाइन, याद रहेगा। देन वो क्या कहती है कि जो एक पार्ट है, फाइन, जस्ट एग्जाम्पल, जो एक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेने से पहले ये समझा देती हूँ कि वो कहती क्या है। दैट मीन्स तुमने मुझे देखा और तुम्हारी आंखों ने मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो तुम्हारा है और जो दूसरा पार्ट जो लीगली मेरा होना चाहिए वो भी तुम्हारा है, बिकॉज मैं तुम्हारी हूँ। तो मेरा जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा और मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट तुम्हारा हुआ, एक पार्ट तुम्हारा हुआ, एंड द सेकेंड वन इज माइन। बट बिकॉज मैं तुम्हारी हूँ तो जो कुछ मेरा है वो भी तुम्हारा है, सो फाइनली ये पार्ट भी तुम्हारा, सो आई एम कंप्लीटली योर्स। फाइन, one half is yours and the other yours, mine own I would say, but if mine then yours, so all yours। clear है? समझ में आ गई बात? Oh these naughty times, oh these naughty times put bars between the owners and the rights। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो खराब सिचुएशन है, जो बैड सिचुएशन है, उसमें लवर्स या फिर एक इंसान किसी और इंसान पे या फिर किसी और चीज पे अपना हक नहीं जमा सकता। फाइन, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो मदर्स होती है वो अपने बच्चों पे अपना हक नहीं जमा सकती। दो उनका पूरा राइट है कि वो अपने बच्चों पे अपना हक जमा सके, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो हक नहीं जमा सकती। मे भी ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा है वो अपनी मदर को घर से बाहर निकाल दिया हो, तो उसकी माँ के पास हक नहीं बचता कि वो अपने बच्चों को रोक सके या फिर डांट सके। फाइन, तो वो अपना हक नहीं जमा सकती। एग्जैक्टली वो कहना चाहती है कि जो खराब सिचुएशन है इसके वजह से मैं पूरी तरीके से तुम्हारी नहीं हो सकती, बिकॉज जब तक तुम सही कास्केट चूज नहीं करोगे आई वोंट बी योर्स। सो प्रूव इट, सो लेट फॉर्चून गो टू हेल्प फॉर इट। वो कहती है कि और ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसके लिए फॉर्च्यून या फिर किस्मत को नर्क में जाना चाहिए। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरी नसीब बहुत ज्यादा खराब है, मेरा नसीब। आई स्पीक टू लॉन्ग, फिर वो कहती है कि मैं इतने देर तक इसलिए बोल रही हूँ, मैं इतना कुछ इसलिए बोले जा रही हूँ, बिकॉज मैं टाइम को बढ़ाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ कास्केट चूज करने से। फाइन, समझ में आ रही है बात? मैं नहीं चाहती कि तुम कास्केट चूज करो, गलत कास्केट चूज करो और मैं तुम्हें लूज कर दूं। मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्लियर है? समझ में आ गई अच्छी सी बात? कोई दिक्कत नहीं है? फाइन, आगे मूव करो। ऑल राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में है लेट मी चूज। फिर वो क्या कहता है, फिर बेसानियो कहता है कि मुझे सही कास्केट चूज करने दो, मुझे चूज करने दो कास्केट। ऑलराइट, यानी कि वो कहना चाहता है कि मुझे चूज करने दो, मुझे सही कास्केट या गलत कास्केट जो कुछ भी है मुझे चूज करने दो। देन व्हाट ही सेज, फॉर आई एम, फॉर एज आई एम अपॉन द रैक। वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि मुझे कास्केट चूज करने दो बिकॉज मैं टॉर्चर में हूँ। किस तरीके का टॉर्चर का वो बात कर रहा है? जल्दी से सोच समझ के बताओ यार बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सोच करके बताओ कि वो क्यों कह रहा है कि मैं टॉर्चर में हूं। अगर आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि आपका एग्जाम आने वाला है, आपको शाम में कोई बोलता है कि चलो घूमने या फिर मूवी देखने चलो, तो आप कहते हो ना कि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हूं, मैं मूवी या कुछ भी देखने नहीं जाऊंगा, मुझे टेंशन हो रहा है एग्जाम का। या फिर अगर आपको कोई कहता है कि आपका मतलब कोई कहता है कि तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, या फिर तुम्हें मेनली मैं एग्जांपल दे देती हूँ यार, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑनलाइन टेस्ट देना है, अब आपके पास बहुत टाइम है आपको टेस्ट देने का।
ऑलराइट। सो जो आखिरी दिन है, आखिरी दिन जो है मेनली बच्चे क्या करते हैं कि स्किप करते हैं, जब आखिरी दिन होगा हम उसी समय एग्जाम देंगे। तो चलो मान लेते हैं कि अब आखिरी दिन आ गया है, आपको एग्जाम आज फाइनली देना है, तो आपको टेंशन होगी। आप क्या सोचोगे कि मैं जितना जल्दी एग्जाम दे सकूं उतना अच्छा है, क्योंकि आप टेंशन से फ्री होना चाहते हो। या फिर इससे भी अच्छा एग्जाम्पल ले लो, जब आप आंसर शीट लिख लेते हो, उसके बाद जब एग्जामिनर आता है आपसे आंसर शीट कलेक्ट करना है, तो आप कितने ज्यादा खुश होते हो कि फाइनली मैंने पेपर दे दिया। मगर वो एग्जामिनर बोलेगा कि अभी आप थोड़ी देर और वेट करो, मैं कुछ देर बाद पेपर लूंगा, तो डेफिनेटली हमें टेंशन बढ़ेगा, हमें लगेगा यार जल्दी से पेपर ले लो, कम से कम ये टेंशन खत्म हो जाए। सो एग्जैक्टली वो कहना चाहता है कि जो भी कुछ हो, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मैं कास्केट चूज कर सकूं ताकि मैं इस टेंशन से बाहर आ सकूं। अपॉन द रैंक, फिर पोर्शिया कहती है कि तुम टेंशन में हो या फिर तुम टॉर्चर में हो, इसका मतलब कि तुम्हारे प्यार में किसी तरीके की डिसलॉयल्टी है या किसी तरीके का छल है। फाइन। तो बसानिया क्या कहता है, बसानियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे प्यार में क्या है, मुझे बस टेंशन हो रही है। अगली फीलिंग ऑफ डाउट, मुझे डाउट हो रही है कि मैं सही कास्केट चूज कर पाऊंगा या फिर नहीं। ये ट्रेजर यहाँ पे किसको सिंबलाइज कर रहा है, फीलिंग को, और मिस्ट्रेस डाउट को, राइट, कि मैं सही कास्केट जीत पाऊंगा या फिर नहीं, तुम्हें जीत पाऊंगा या फिर नहीं। विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लव के साथ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू एंजॉय। Then there may be as well be amity and life between snow and fire as treasure and my love। तो क्या कहता है, वो कहना चाहता है कि जिस तरीके से स्नो और फायर में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, या फिर यहाँ पे लाइफ से समझाती हूँ आपको, मतलब जैसे कि आई एम सॉरी, जैसे कि स्नो है फाइन और फायर है, तो जहां पे स्नो होती है वहां पे फायर नहीं हो सकती। दो लाइफ यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, एग्जिस्टेंस को। फाइन, कि स्नो जहां पे एग्जिस्ट करती है वहां पे फायर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसी तरीके से जहां पे छल या फिर जहां पे मिस्ट्रस या फिर जहां पे तुम पोर्शिया क्या कहती है कि तुम्हारे प्यार में किसी तरीके की डिसलॉयल्टी, तो वो कहती है कि जैसे कि स्नो और फायर में कभी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती या फिर दोनों साथ में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली मेरे प्यार में किसी तरीके की डिसलॉयल्टी नहीं है। क्लियर। इसके बाद फिर पोर्शिया क्या कहती है, ए बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक, मुझे लगता है कि मुझे डर लग रहा है कि शायद तुम प्रेशर में ये सारी चीजें बोल रहे हो, यानी कि तुम किसी तरीके के प्रेशर में ये सारी चीजों को बोल रहे हो। सो बेसानियो क्या कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे जीने दोगे अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा तो फिर पोर्शिया कहती है कि तुम मुझे सच्चाई बताओ, मैं तुम्हें जीने दूंगी। ये जो लवर्स होते हैं ना, मेनली इसी तरीके की बात करते हैं। फाइन। सो बस ये बातों को घुमा फिरा के बस बात कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ केमिस्ट्री चल रही है दोनों के बीच में। सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फाइन। आगे देखते हैं बेसानियो क्या कहता है, कन्फेस एंड लव, यानी कि वो कहना चाहता है कि जो मेरा कन्फेशन है, मुझे किस चीज के बारे में कन्फेस करना है, मुझे ये चीज के बारे में कन्फेस करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर मुझे तुम्हारे साथ अपना लाइफ बिताना है। फाइन। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू, आई वॉन्ट टू लव यू। सो वो क्या कन्फेस करेगा कि वो उससे प्यार करता है एंड देन विल बी एबल टू लव हर। सो वो कैसे कन्फेस करेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो सही कास्केट चूज नहीं करता, ही कैन नॉट क्लेम पोर्शिया हिज। क्लियर। ओ हैप्पी टॉर्मेंट, टॉर्मेंट क्या होता है, मेनली जिससे टॉर्चर किया जाता है, जैसे कि चाबुक हो गया या फिर किसी तरीके का ऐसा चीज जिससे कि टॉर्चर किया जाता है। सो वो यहाँ पे टॉर्मेंट को हैप्पी इसलिए कह रहा है बिकॉज उसे अच्छा लग रहा है ये फीलिंग, बिकॉज पोर्शिया यहाँ पे उसकी टॉर्चरर है। अब पोर्शिया उसको कैसे टॉर्चर कर रही है, पोर्शिया कह रही है कि तुम वेट करो, अभी कास्केट मत चूज करो। तो उसे इसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, उसे टेंशन हो रहा है कि अगर मैं वेट करूंगा तो मतलब ना मैं चैन से पोर्शिया के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, मैं हमेशा ये टेंशन में रहूंगा कि सही कास्केट में चूज कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन अगर मैंने सही कास्केट या गलत कास्केट जो भी मैंने अभी चूज कर लिया, तो फाइनली मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा और मैं खुशी के साथ, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं पोर्शिया के साथ हैप्पीली रह सकूंगा। क्लियर है। सो इसलिए वो पोर्शिया को टॉर्चरर कहता है। सो यहाँ पे वो टॉर्चरर यानी कि पोर्शिया के बारे में क्या कहता है कि पोर्शिया उसे आंसर्स बताने को तैयार है जिससे कि वो सही कास्केट चूज कर पाए। लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं अपने नसीब के साथ चलना चाहता हूँ और मैं कास्केट के पास जाकर सही कास्केट चूज करना चाहता हूँ या गलत जो भी हो, मैं अपने नसीब के साथ चलना चाहता हूँ। फाइन। ही वांट्स टू वॉक विद दिस फॉर्च्यून। अब हम इतना किसी को भी इतना कुछ समझने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आई, राइट। अगर डिफिकल्टी आई है तो यार बता दो, नहीं आई तो चलो आगे मूव करते हैं।
अब नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखो, पोर्शिया क्या कहती है, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, यानी कि पोर्शिया कहना चाहती है कि इसमें से किसी एक कास्केट में मैं हूँ। वो आ जाता है कास्केट को चूज करने, तो डेफिनेटली वो क्या कहती है, वो क्या कहती है कि इसमें से किसी एक कास्केट में मैं प्रेजेंट हूँ। इफ यू इफ यू डू लव मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम सही कास्केट खोज निकालोगे, तुम सही कास्केट खोज लोगे। नरेसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ, वो बाकी जो भी लोग थे वहां पे, नरेसा और बाकी लोगों को कहती है कि तुम लोग सब कोई साइड हो जाओ। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल ही डॉट मेक हिज चॉइस, अब यहाँ पे म्यूजिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ व्हाई म्यूजिक इज सो सिग्निफिकेंट हियर, किसी को पता है कि म्यूजिक यहाँ पे इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो डेफिनेटली मैं बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे वो कहती है कि म्यूजिक यहाँ पे दो तरीके से रिसेम्बलेंस दिखाएगा। सबसे पहली बात, अगर पोर्शिया मतलब जो बसानियो जिस कास्केट को चूज करता है, अगर उसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट नहीं निकला, दैट मीन्स अगर पोर्शिया को वो नहीं जीत पाया, तो वो म्यूजिक किस चीज को रिसेंबल करेगा, स्वॉन लाइक एंड। दैट मीन्स स्वॉन जब मरता है तो वो मरने के टाइम बस वो जिंदगी में बस एक ही बार साउंड निकालता है, दैट इज जब वो मरता है तब वो आवाज निकालता है। तो वो क्या कहना चाहती है कि ये जो साउंड होगा, ये स्वॉन लाइक एंड, ये जो साउंड होगा जो मैं म्यूजिक अभी प्ले करूंगी, एग्जैक्टली स्वॉन लाइक एंड, यानी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, बेसानियो मुझे हार जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सो इट विल रिसेंबल दैट कंपैरिजन। और धीरे धीरे ये म्यूजिक फेड हो जाएगा, फेड हो जाएगा मीन्स एंड हो गया, अब धीरे धीरे करके म्यूजिक खत्म, हमारी स्टोरी, हमारी केमिस्ट्री, एवरीथिंग वेंट इन वेन। फाइन। और इससे भी ज्यादा कंपैरिजन अच्छा कब बैठेगा, वो कहती है कि जो उसके आंख होंगी, यानी कि वो जो रो रही है, रोने की वजह से आंसू जो बह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रही है कि जो आंसू बह रहे हैं, इट विल एक्ट एज द स्ट्रीम। स्ट्रीम होगा मतलब वो स्ट्रीम को रिसेंबल करना चाहती है, वो अपने आंसू को स्ट्रीम की तरह रिसेंबल, यानी कि नदी, स्ट्रीम से वो नदी को रिसेंबल कर रही है, आंसुओं से नदी को रिसेंबल कर रही है। वो कह रही है कि इसी में वो स्वॉन मरेगा। फाइन। यानी कि मेरे जो स्वॉन है वो कहाँ मरता है, रिवर में मरता है। सो मतलब यहाँ से अगेन वो बेसानियों को रिसेंबल करते हुए कहती है कि अगर बेसानियों हारता है तो मेरे आंख से आंसू निकलेंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मतलब बेसानियों का चांस खत्म और मेरे आंख से आंसू निकले, सब कुछ बर्बाद। क्लियर? सो दिस वाज द रिसेम्बलेंस। इसके बाद वो क्या कहती है, लेकिन अगर वो जीतता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आ सकता है, लेकिन अगर वो जीतता है तब म्यूजिक किस तरीके से साउंड करेगा, इट विल रिसेंबल द सेरेमोनियल म्यूजिक। जब कोई नया किंग बनता है तो उसके ऑनर में म्यूजिक प्ले होता है, जब बाकी लोग बो करते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। सो अभी अगर वो जीतता है तो ये जो म्यूजिक है वो सेरेमोनियल म्यूजिक को इंडिकेट करेगा, या फिर वो हैप्पी साउंड को रिसेंबल करेगा। क्लियर है? या फिर ये जो म्यूजिक होगा ये उतना ही स्वीट होगा जितना एक न्यू ब्राइड ग्रूम के रूम के बाहर में मॉर्निंग में जो म्यूजिक बजाया जाता है, सॉफ्ट म्यूजिक बजाया जाता है, उसी की तरह बिल्कुल ये स्वीट होगा। और ये जो म्यूजिक है वो ब्राइड ग्रूम को सिग्नल देगा कि अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। फाइन। सो एंड नाउ ही गोज, अब बेसानियो जाता है कास्केट को चूज करने। सो नो लेस प्रेजेंट, दैट मींस ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम एज वेल एज ही इज हैविंग लव इन हिम, उसके चेहरे पे उसका प्यार दिख रहा है। क्लियर? अब वो बेसानियों को कहती है कि बेसानियों को वो अल्साइड से या फिर हर्क्यूलिस से सिग्निफाई करती है। वो क्या कहती है कि अभी वो कंपेयर करती है बेसानियों को हर्क्यूलिस से और खुद को हेजोइन कहती है। अब आपको ये स्टोरी जानने की उतनी जरूरत नहीं है, बट शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मॉन्स्टर था और ट्रॉय के जो लोग थे वो वहां की क्वीन को यानी कि हेजोइन को उस मॉन्स्टर के हाथ में दे रहे थे, उसी के बदले में वो मॉन्स्टर उस राज्य को या फिर उस ट्रॉय को छोड़ देता, बख्श देता, वरना फिर वो बाकी सारे लोगों को मार देता, बर्बाद कर देता पूरे शहर को। तो यहाँ पे पोर्शिया भी अपने फादर के विल की वजह से हिंडर्ड है। दैट मीन्स विल में उसके विल के हिसाब से, उनके फादर के विल के हिसाब से जो भी कास्केट, जो भी इंसान सही कास्केट चूज करेगा, पोर्शिया उसके हवाले हो जाएगी। सिमिलरली जैसे कि अभी हेजोइन सी मॉन्स्टर के साथ उसे भेजा जा रहा है। सो जो बाकी लोग हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, बाकी लोग दैट मींस नरिसा हो गई, फिर बाकी जो लोग अटेंडेंस है वो लोग दे आर एक्टिंग एज द डार्डेनियन वाइब्स। फिर आई मीन समझ में आई बात? ब्लियर्ड विसाजेस मतलब रोते हुए चेहरे, उनके पूरे चेहरे से बस आंसू चू रही है, आंसू बह रही है। सो पोर्शिया यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए है, एग्जैक्टली लाइक हिजोइन। सैक्रिफाइस मींस अगेन मैं कह रही हूँ कि उसके फादर ने जो विल उसके लिए बनाया था, जो अगर अगर कोई सही इंसान
इंसान पोर्शिया को विन नहीं करता, देन पोर्शिया विल बी इन द रॉन्ग हैंड्स, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। सो डेफिनेटली शी इज फॉर सैक्रिफाइस। तो अब ये बेसानियो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पोर्शिया को जीत पाता है या नहीं। एग्जैक्टली हाउ इट डिपेंडेंट अपॉन द हर्क्यूलिस। जैसे हर्क्यूलिस ने बचाया था हेरोइन को, वैसे ही बेसानियो भी बचा सकता है पोर्शिया को। क्लियर? कम फोर्थ टू व्यू। एंड जो बाकी लोग हैं, जो डार्डेनियन वाइफ्स, दैट मींस बाकी नरेसा और बाकी अटेंडेंट्स है, वो लोग आए हैं अभी देखने के लिए कि कौन कास्केट जीतता है या फिर बेसानियो कास्केट जीत पाता है या फिर नहीं। आई मीन बेसानियो जीत पाता है या नहीं, कास्केट जीत नहीं पाता, मतलब पोर्शिया को जीत पाता है या फिर नहीं जीत पाता। फाइन। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर तुम जीते हो, दैट मीन्स अगर तुम सही कास्केट चूज करके तुम्हारी जिंदगी अगर अच्छी हो जाती है, तो मेरी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। मैं तुमसे ज्यादा केयरफुल होकर ये मैच देखूंगी। जब तुम कास्केट चूज कर रहे होगे तो मैं तुमसे ज्यादा केयरफुल होंगी व्हाइल यू विल बी मेकिंग द चॉइस ऑफ कास्केट। तो इसी के साथ म्यूजिक बजता है। तो चलिए म्यूजिक का इंडिकेटर, आई मीन म्यूजिक क्या इंडिकेट करता है ये जानना भी जरूरी है। इतना दूर तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया सब कुछ? शैल आई मूव फर्दर? सो ऑलराइट, हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे हम म्यूजिक का रेफरेंस देखते हैं। सो यहाँ पे मेनली म्यूजिक क्या है, म्यूजिक को पढ़ना जरूरी है। फाइन। तो चलिए म्यूजिक देख लेते हैं। टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। फैंसी मीन्स ये प्यार या फिर ये अफेक्शन, ब्रेड मीन्स बर्थ या फिर कहाँ पैदा हुआ, ये प्यार कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पे ये प्यार की एग्जिस्टेंस हुई। ये जो प्यार अफेक्शन है ये कहाँ से शुरू हुआ, दिल में हुआ, आंख में हुआ? समझ में आ रही है बात? इसके बाद वो क्या कहती है, क्या ये तुम्हारे दिल में, ये जो प्यार था ये तुम्हारे दिल में आया, ये तुम्हारे दिल में शुरू हुआ, दिल में इसको जगह मिली? फाइन। या फिर ये तुम्हारे दिमाग में, ये जो प्यार है ये दिमाग की सोच है या फिर दिल में आई? हाउ बिगॉट हाउ नरिश्ड, ये कहाँ पे पैदा हुआ और ये किस तरीके से बढ़ा, ये प्यार कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे ये ग्रो किया, बताओ मुझे। इट इज एंडेंजर्ड इन द आईज, यानी कि ये जो प्यार होता है ना, ये मोस्टली मोस्टली कहा गया, अब आई डोंट नो अबाउट अदर्स। फाइन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उतना जान लो कि जो प्यार होता है वो आंखों में शुरू होता है, आंखों में स्टार्ट होता है। दैट मीन्स जब लवर्स एक दूसरे को देखते हैं, गेजिंग फेच मीन्स लविंग ग्लांसेस। फाइन। लवर्स जब लविंग ग्लांसेस देते हैं एक दूसरे को, जब प्यार से देखते हैं, सो इससे प्यार बढ़ता है। और मेनली आंखों से प्यार होता है। आंखों से प्यार होता है मीन्स अगर कोई इंसान किसी और इंसान को देखता है, कोई फीमेल किसी मेल को अगर देखती है, क्लियर, तो मेनली देखने की वजह से उनके लुक्स पे, मेनली यहाँ पे किस चीज पे एम्फेसिस किया जा रहा है, लुक्स पे, यानी कि देख कर प्यार शुरू होता है। क्लियर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंट मिल रहा है बेसानियों को, यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि जो प्यार है वो मेनली कहाँ शुरू हो रहा है, आउटर अपीयरेंस, यानी कि देख कर हम आउटर अपीयरेंस से हमें प्यार हो जाता है। फिर ये प्यार धीरे धीरे करके क्या होता है, ये प्यार खत्म हो जाता है, धीरे धीरे करके ये प्यार बर्बाद हो जाता है। अब ये प्यार कैसे बर्बाद होगा, मतलब अगर तुमने किसी इंसान को देखा, तुम्हें उससे प्यार हुआ, फिर कुछ टाइम बाद अगर तुम्हारा माइंड चेंज होता है, तुम किसी और को देख रहे हो, सो पहले वाला बर्बाद, आई मीन पहले वाला जो प्यार था वो तो बर्बाद हो गया। क्लियर? समझ में आ रही है बात? इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, यानी कि जहां पे ये शुरू हुआ था वहीं पे ये खत्म हो गया। आउटर अपीयरेंस से शुरू हुआ था, आउटर अपीयरेंस से बर्बाद हो गया। फाइन। जब आउटर अपीयरेंस खत्म हो जाती है, दैट मीन्स अगर कोई इंसान बहुत अच्छा दिखता है, अब धीरे धीरे करके अगर हमें उसे उसकी रियलिटी पता चलती है तो प्यार खत्म। क्लियर? लेट इज ऑल रिंग फैंसीज नेल। अब जब ये प्यार खत्म तो फिर उसके एंड में हम एक बेल बजाते हैं जिससे कि प्यार खत्म, यानी कि यहाँ पे सिग्नल दिया जा रहा है कि प्यार खत्म हो गया। फाइन। ये म्यूजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो सारे लोग बोलते हैं डिंग डोंग बेल। इसके बाद अब बेसानियो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है समझने में। मेन खेल तो इसी बात का है कि बेसानियो क्या कहता है, यही तो आता ही है, इसी की वजह से तो ये सीन इतना बड़ा हो गया। So may the outward appearance or may the outward shows be least themselves, मतलब आउटर अपीयरेंस को सबसे ज्यादा हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए, सबसे ज्यादा उसे हमें इग्नोर करनी चाहिए, उसे सबसे कम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द वर्ल्ड स्टिल रिसीव विद ऑर्नामेंट, अभी तक दुनिया में लोग आउटर अपीयरेंस पे लोग जाते हैं, लोग आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे डिसीजन सोचते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आउटर अपीयरेंस देकर। फाइन। यहाँ तक कि लॉ में, यानी कि कोर्ट में भी देखते होंगे आप, लॉयर जो होते हैं कोई भी गलत केस उठा लेते हैं, कोई भी गलत इंसान का केस लड़ते हैं,
अब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा करप्ट है, उसने बहुत गलती की है, तो भी जो उसके लॉयर्स उसे जिता देते हैं। कैसे जिता देते हैं? अपने आवाज के दम पे, या फिर अपनी जो उनके अंदर जो ग्रेशियस वॉइस मींस जो लॉ के दम पे उसे बचा देता है। वो गलत हो या सही हो, बट उनके आवाज के दम पे, उनका जो टैक्टिक्स होता है उसके दम पे वो इंसान को जिता देता है, वो गलत हो या सही। राइट। ऑब्स्कर्स आर शोज ऑफ इविल, यानी कि उनकी आवाज जो इंसान का वो केस लड़ रहे हैं उसकी गलती को छुपा देता है। और रिलीजन में भी, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स को भी उखाड़ा गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलीजन में भी जो इंसान या फिर जो प्रीस्ट होते हैं, फिर कोई सेंट हो गए, जो भी इंसान जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी गलती को छुपाने के लिए होली स्क्रिप्चर्स की मदद से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो उन्होंने जो भी कुछ किया ये स्क्रिप्चर के हिसाब से सही है, ये लीगल है, बट वो चीज वो गलत करते हैं। क्लियर? फाइन। There is no wise to simple but assume some mark of virtue on the outward parts, यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी चालाक इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ या फिर इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता जितना वो दिखाना चाहता है। वो कैसे दिखाता है? वो दिखाता है आउटर अपीयरेंस की मदद से अपने वर्च्यूज, यानी कि दिखाता है लोगों को कि मैं बहुत ज्यादा वर्च्यूअस हूँ, मेरे प्रिंसिपल्स बहुत हाई हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें बस ढकोसले हैं। क्लियर? सो इतना अच्छे से समझ में आ गया? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर समझ में नहीं आया तो आगे समझाती हूँ। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझा दूंगी। चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके देख लो। फाइन, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। सो आई गेस या ये बाकी था। फाइन, ये वाला कंप्लीट हो गया ना? हाँ, तो अब ये वाला बाकी है। चलो देखो यहाँ पे, हाउ मेनी कवर्ड्स, कितने सारे बेवकूफ लोग, कितने सारे बुज्जिल लोग, आई मीन जिन्हें हम फट्टू कहते हैं या फिर बुज्जिल कह लो नॉर्मल लैंग्वेज में, whose hearts are all as false as stairs of sand, यानी कि उनका दिल, उनका जो दिल होता है, ठीक है, वो बिल्कुल सैंड का बना हुआ स्टेज या सीढ़ी की तरह होता है। सैंड का बना हुआ सीढ़ी तुरंत टूट जाता है, उनका दिल भी इतना ज्यादा कमजोर होता है, इतना ज्यादा वीक होता है। फाइन। ऐसे लोग क्या करते हैं? अपने चिन्स पे, अपने चेहरे पे हर्क्यूलिस की तरह बियर्ड्स लगा लेते हैं, या फिर मार्स की तरह अपने चेहरे पे गुस्सा, एंगर दिखाने की कोशिश करते हैं, कि मैं इनकी तरह ब्रेव हूं। लेकिन ऐसे लोग ब्रेव नहीं होते, ऐसे लोग बस दिखावा करते हैं। अब हर्क्यूलिस के बारे में तो आपको पता ही है। अब मार्स कौन थे? मार्स वॉज अ रोमन गॉड ऑफ वॉर, वॉर के देवता इन्हें माना जाता है। सो उनकी तरह लोगों, मतलब लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार मैं मार्स की तरह इतना बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। फाइन, क्लियर है? हु इनवर्ट सर्च, अगर उन्हें अच्छी तरीके से एग्जामिन किया गया, उन्हें क्लोजली अगर हम एग्जामिन या फिर उन्हें क्लोजली समझने की कोशिश करते हैं, इफ वी ट्राई टू फिगर देम आउट, तो क्या पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। उनकी जो लिवर्स है वो व्हाइट है। अब एलिजाबेथन बिलीव था कि जो रेड कलर है वो किसको इंडिकेट करता है? रेड कलर इंडिकेट करता है ब्रेवरी को, या फिर वेल्योर को ये ब्रेवरी कहते हैं। और जो व्हाइट है, व्हाइट कलर, वो किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कावर्डनेस को, कावर्डिस को। राइट। तो ऐसे लोग जिनके लिवर्स, इनके लिवर्स व्हाइट कलर के होते हैं, बट ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव है। राइट। बट दीज अज्यूम बट वेल्योर्स एक्सक्रीटमेंट, ये बस आउटर अपीयरेंस है। जब उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि ये सारे लोग एक नंबर के बेवकूफ लोग हैं, एक नंबर के कमजोर लोग हैं। लुक ऑन ब्यूटी, और अगर हम ब्यूटी मीन्स किसी के लुक्स के बारे में बात की जाए, अगर अपीयरेंस का मैटर उठाया जाए, तभी भी हम ये एनालाइज कर सकते हैं या फिर हम ये रियलाइज कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि लोग मेकअप के मदद से, पैसे की मदद से ब्यूटी हासिल करते हैं। लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, सुंदर होकर आते हैं। राइट। आजकल तो कितने सारे मेकओवर्स होते हैं, लोग गए, मेकओवर करवाया और बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे। सो ये सब कुछ क्या है? ये मेकअप का कमाल है। दिस इज द मिरेकल ऑफ मेकअप, मेकअप का मैजिक है। मेकिंग दम लाइटेस्ट, अब यहाँ पे एक एलिजाबेथन बिलीव है। अब आप इससे ऑफेंड मत होना, बिकॉज ये बुक में लिखा हुआ है, तो मैं बस उतना ही समझा रही हूँ। लोग कहते हैं, मतलब एलिजाबेथन बिलीव में ये माना जाता था कि जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, वो कैरेक्टर वाइज उतने ही ज्यादा गिरे हुए होते हैं, या फिर उतने ज्यादा लो होते हैं कैरेक्टर वाइज, या फिर वो इमोरल होते हैं। फाइन, सबसे सुटेबल वर्ड वी कैन टेक इट एज इमोरल। ऑलराइट। सो आपको समझ में आ गया होगा इतना। यानी कि जो इंसान सबसे ज्यादा मेकअप करता है वो सबसे ज्यादा इमोरल होता है, उसके अंदर सबसे कम वैल्यूज होते हैं।
एंड फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया जाता है कि कोई लड़की या फिर कोई लेडी जिसके गोल्डन हेयर्स है, हवा चल रही है, गोल्डन हेयर्स, अगर आप पीछे से देखोगे तो शी विल बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, मतलब जो लड़के होंगे वो सोचेंगे कि यार बहुत ज्यादा सुंदर होगी। बट अगर जाकर उन्हें देखो तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा अगली है। और ये जो गोल्डन हेयर्स है, मे बी शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि ये विग हो, ये विग हो, किसी ऐसे इंसान का विग हो जो अब नहीं रहा। फाइन। और यहाँ पे जो गोल्डन स्नेकी लॉक्स की बात की जा रही है, गोल्डन लॉक्स, स्नेकी लॉक्स, ये किसके बारे में बात की जा रही है? यहाँ पे मेड्यूसा नाम के एक मॉन्स्टर को इंडिकेट किया गया है, जिसका चेहरा फीमेल का था और जो बाल थे वो स्नेक्स का बना हुआ था, और जो भी इंसान उसे देखता था वो स्टोन बन जाता था। सो यूर अंडरस्टैंडिंग कि आउटर अपीयरेंस पे हमें नहीं जानी चाहिए, ये बसानियों का मानना था। फाइन। ऑफन नोन बट बी द डाउरी ऑफ द सेकंड हैंड, दैट मीन्स कि कोई ऐसे इंसान का वो विग हो सकता है, वो बाल किसी ऐसे इंसान का हो सकता है जो कि अब मर चुका हो। फाइन। द स्कल दैट ब्रेड देम इनटू द स्कल्पचर, जिनकी डेड बॉडी अब जो मर चुके हैं उनके सर से बाल निकालकर ये विग बनाया होगा। फाइन। इसीलिए जो ऑर्नामेंट या फिर जो आउटर अपीयरेंस है, इट इज कंपेयर और इट इज इक्वली, इट इज इक्वल टू द, इट इज इक्विवेलेंट टू द गल्फ शोर। गल्फ शोर मीन्स एक डेंजरस शी शोर की तरह। जो शोर होता है किसी डेंजरस सी का, जो शोर होता है या फिर किनारा होता है, वहां पे क्या होता है, कभी भी करंट आ सकता है, कभी भी वहां पे सी करंट आ सकती हैं, टाइड्स आ सकते हैं। सो वहां पे बहुत ज्यादा डेंजर होता है। फाइन। द ब्यूटी स्कर्व वेलिंग एन इंडियन ब्यूटी। अब मैं एक चीज और बताती हूँ कि वहां के लोग जो एलिजाबेथन पीपल थे वो मानते थे कि जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं या फिर ब्यूटीफुल लोगों से उनका क्या मानना था कि फेयर लोग हो, ब्लॉन्ड हो। मिलने उनका ये मानना था कि इंसान फेयर स्किन टोन का हो। जो डार्क स्किन के लोग थे उनको वो अगली मानते थे। सो मोस्टली यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? इंडियन ब्यूटी। इंडियन ब्यूटी मीन्स मेनली यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बात की जा रही है। राइट। यहाँ पे आप अपना बुक खोल के भी देख लो, एक बार बुक खोलो यार, सारे बच्चे अपना बुक एक बार खोलो, बुक खोलते चलो, और जहां पे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है सारी चीजों को मार्क करते चलो, बिकॉज ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 1 1 मार्क्स में डेफिनेटली आएंगे। सो एक बार बुक खोलो और एक बार जरा रीड करो। फाइन। किसके बारे में बात की जा रही है? वेस्ट इंडियन के बारे में बात की जा रही है, वेस्ट इंडियंस के बारे में। फाइन। सो मेनली यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि जो वेस्ट इंडियंस होते हैं वो डार्क स्किन कलर के होते हैं। फाइन। सो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब ऐसी लड़की जो अपने चेहरे पे जो डार्क स्किन कलर की हो, डार्क स्किन टोन की हो, वो अपने चेहरे पे ब्यूटीफुल स्कार्फ लगा ले तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन एक्चुअली में क्या वो ब्यूटीफुल है? शी इज नॉट ब्यूटीफुल। फाइन। समझ में आई बात? And in a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest. और जो seeming truth, seeming means जो लग रही है हमें कि वो सच है, seeming means लग रही है बट एक्चुअली वो है नहीं। seem होना मतलब लगना, ऐसा लगना, हमें अंदाजा हो रहा है कि हाँ ये सच है, बट एक्चुअली ये बात नहीं है। बहुत सारे कनिंग लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, जो मतलब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये बात सच है, बट एक्चुअली क्या वो बात सच होती है? नहीं होती, वो बस बेवकूफ बनाते हैं। therefore thou gaudy gold, gaudy means very shiny gold या फिर you deceitful gold, धोखा देने वाली गोल्ड। इट इज द हार्ड फूड फॉर मिडास, हार्ड फूड फॉर मिडास। अब यहाँ पे एक और रेफरेंस है, यहाँ पे किसका रेफरेंस दिया गया है? मिडास नाम के एक वेल्दी किंग का। वो किंग बहुत ज्यादा वेल्दी थे, उनको उनको उनका ये विश था कि वो जो चीज को भी पकड़े, जो भी चीज को वो टच करे, वो किस में बदल जाए? वो गोल्ड में बदल जाए। वो ये चाहते थे, उनको ये विश चाहिए था। तो उन्हें जब ये विश मिला तो उन्होंने, जब वो खाना खाने जा रहे थे तो वो जब खाने को भी टच करते थे तो वो खाना भी गोल्ड में बदल जाता था, और उन्होंने अपने बच्चे को भी टच किया, बच्चा भी उनका गोल्ड में बदल गया। सो इवन मिडास के लिए गोल्ड बेनिफिशियल नहीं रही। दैट मीन्स आउटर अपीयरेंस इज नॉट एट ऑल गुड, लाइक आउटर अपीयरेंस शुड नॉट बी गिवन सिग्निफिकेंस। क्लियर? I will none of thee, so I will not choose this golden casket, or I have nothing to do with you. Not none of thee, thou pale and gold drudge. That means वो golden gold drudge, I mean common drudge, मतलब यहाँ पे वो सिल्वर कास्केट के बारे में बात की जा रही है। पेल मीन्स लाइट कलर का, सिल्वर कास्केट क्या होता है? सिल्वर कलर का, लाइट कलर का। कॉमन ड्रज वो क्यों कह रहे हैं? वो कहता है, वो कहना चाहता है कि जो कॉइन्स होते थे उस जमाने में, जो कॉइन्स होते थे वो सिल्वर के बने होते थे। क्लियर? तो जो कॉइन्स है वो तो एक इंसान से दूसरे इंसान, मतलब जब कोई चीज खरीदोगे तो एक इंसान दूसरे इंसान को देगा और दूसरा इंसान तीसरे इंसान को देगा, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंस तो है नहीं सिल्वर का। इसलिए वो कहना चाहता है कि इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फाइन। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पास होना चाहता है।
बट दाउ दाउ म्याकर गोल्ड विच रादर थ्रेटन्स देन दाउ डोस्ट प्रॉमिस कोट, यानी कि वो कहना चाहता है कि जितनी इसमें प्रोमिसेस नहीं लिखी उससे ज्यादा तो ये डराता है। फाइन। वो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? आप यहाँ पे लेड कास्केट के बारे में बात की जा रही है। अब चलिए अब हम अच्छे से समझते हैं कि वो लेड कास्केट के बारे में एग्जैक्टली क्या बोलता है। क्लियर? Thy paleness moves me than eloquence. That means वो बोलता है कि जिस इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उससे ज्यादा तो मुझे इसकी सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट कर रही है। दैट मीन्स उसकी सिंप्लिसिटी, इसका प्लेन कलर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी सिंप्लिसिटी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इट इज अट्रैक्टिंग मी एंड हियर आई चूज आई जॉय विद द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि वो कहता है यहाँ पे मैं ये कास्केट चूज करने जा रहा हूँ। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी चूज किया है मुझे कॉन्सिक्वेंस अच्छा मिले, मैं कॉन्सिक्वेंस से खुश हूँ। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? आगे मूव करो गाइस। अगर आपको अभी तक इतने में कहीं पे भी किसी भी तरीके की इश्यू है तो चलो जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। तो अगर इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे पैराग्राफ में मूव करते हैं। अब पोर्शिया क्या कहती है? पोर्शिया अलग यानी कि साइड होकर बोलती है। फाइन। वो क्या कहती है कि अब मेरे दिल में फीलिंग, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स अब मिक्सड अप हो गई थी। अब क्यों हो गई थी? बिकॉज बेसानियो ने सही कास्केट चूज किया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। शी वॉज वेरी हैप्पी। पोर्शिया वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज बेसानियो ने सही कास्केट चूज किया। उसका दिल बाग बाग हो रहा था, राइट? वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थी, पहले पहले किस तरीके की फीलिंग्स थी? डाउटफुल थॉट्स कि बेसानियो सही कास्केट चूज करेगा या नहीं, डिस्पेयर दैट मींस लैक ऑफ होप, होप नहीं होना, शडिंग फियर, डर, फिर जेलिसी, ये सारी फीलिंग्स जो उसके अंदर थी अब वो पूरी तरीके से मिक्सड अप हो गई थी और उसके अंदर बस अब खुशी ही खुशी बची हुई थी। उसके दिल में बस एक्सेसिव जॉय था। अब वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग हो रही है, मेरे ऊपर एक्सेसिव अमाउंट में हैप्पीनेस की ब्लेसिंग हो रही है। वो क्या कहती है कि इस ब्लेसिंग को मॉडरेट अमाउंट में करो। वो गॉड को कहती है कि मॉडरेट अमाउंट में मुझे खुशी दो, अदरवाइज मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। फाइन। इसके बाद बसानियो क्या करता है? बसानियो वो कास्केट खोलता है और फिर वो क्या बोलता है कि इसके अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट है। व्हाट इज द काउंट ऑफ फीट? काउंट ऑफ फीट मींस पोर्शिया का पोर्ट्रेट है। फाइन। उसको पोर्शिया का पोर्ट्रेट मिल जाता है। क्लियर? पोर्शिया का उसे पोर्ट्रेट मिल जाता है। फिर वो क्या कहता है? व्हाट अ डेमी गॉड हैड कम सो नियर क्रिएशन। वो किसकी बात कर रहा है? वो उस पेंटर के बारे में कह रहा है, उसे डेमी गॉड कह रहा है। डेमी मींस सेमी, सेमी गॉड। गॉड ने पोर्शिया को बनाया और उस पेंटर ने किसे बनाया? पोर्शिया के पोर्ट्रेट को बनाया। अब उस पेंटर ने पोर्शिया के पोर्ट्रेट को इतने अच्छे तरीके से बनाया कि वो एग्जैक्टली ओरिजिनल पोर्शिया की तरह ही लग रहा था। बट इट वाज, कोई भी पोर्ट्रेट बनाओ तो वो एग्जैक्टली वो इंसान की तरह तो नहीं लगेगा, बट या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो पोर्शिया की तरह बहुत तरीके से रिसेंबल कर रहा था। फिर वो क्या कहता है? वो कहता है कि पोर्शिया की आंखें मूव कर रही है। ही वाज बिट कंफ्यूज कि कहीं पोर्शिया की आंखें मूव कर रही है या फिर उसके आई बॉल्स की वजह से, यानी कि बेसानियो के आई बॉल्स की मूवमेंट की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि पोर्शिया की आंखें मूव कर रही हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि पोर्शिया के सेपरेटेड लिप्स, जो अपर लिप्स है एंड लोअर लिप्स है वो सेपरेटेड है। अब उसे क्या सेपरेट कर रहा है? ब्रेथ। फाइन, ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद वो क्या कहता है कि जो पोर्शिया के अपर एंड लोअर लिप्स है, they are separated by the sweet breath. Fine, they are the good friends. Upper and lower lips are the good friend and the breath, Portia's sweet breath is separating them. Fine. So ये सारे चीजें मैं इसे बकवासी कहूंगी बट ये आपको समझने की जरूरत है। ऑल राइट, चलो बाकी देखते हैं। इसके बाद वो क्या कहता है? कहता है हेयर इन आवर हेयर्स, यानी कि उसके बालों को इतने परफेक्शन से बनाया था उस पेंटर ने, जैसे कॉब वेब को स्पाइडर कैसे बनाते हैं, स्पाइडर कैसे अपने घरों को या फिर कॉब वेब्स को बनाते हैं, कितने परफेक्शन के साथ एक एक धागे, आई मीन जो भी चीज से वो बनाते हैं कितने परफेक्शन के साथ बनाते हैं। सो पोर्शिया के हेयर्स को भी उस पेंटर ने बहुत परफेक्शन के साथ बनाया था। एंड वो क्या, इस जो कॉबवेब है इसके अंदर कौन आके फंसता है? इसके अंदर अलग अलग तरीके के कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और इसमें आके फंस जाते हैं। सो पोर्शिया के हेयर्स को वो क्या कहते हैं? पोर्शिया के हेयर्स को कहते हैं वो एग्जैक्टली कॉबवेब की तरह है, लेकिन कॉबवेब में जितने जल्दी कीड़े फंसते हैं उससे ज्यादा जल्दी लोगों के दिल फंसते हैं। मतलब कि पोर्शिया के बालों को देखकर ही लोगों को पोर्शिया से प्यार हो जाता है। फाइन, क्लियर है? आगे मूव करो। चलो यार अब आगे देखते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि लेकिन उसने पोर्शिया की आंखों को कैसे बनाया? जब वो एक आंख पोर्शिया का उसने एक आंख बना दिया होगा तो उसकी आंखों में इतनी ज्यादा पावर थी, इतना ज्यादा लाइट था कि वो उसके आंखों में ही खो गया होगा। तो उसने दूसरा आईज कैसे कंप्लीट किया? दूसरा आईज ने कैसे कंप्लीट किया?
देन वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो मैं ये प्रेज कर रहा हूँ, मैं जो तारीफ कर रहा हूँ पोर्शिया की पोर्ट्रेट की, ये तो बहुत कम है, ओरिजिनल पोर्शिया के सामने तो ये पोर्ट्रेट भी फीका पड़ जाता है। फाइन। इसके बाद फिर वो उस स्क्रोल को उठाता है जिसके अंदर उसके फॉर्च्यून कंटेंट मींस जो भी उसका फ्यूचर था, जो भी समरी समरी मींस उसके साथ अब जो भी आगे होने वाला था, उसने जो भी कास्केट चूज किया उसकी पूरी समरी, उसके फ्यूचर की पूरी समरी इसी कास्केट के, इसी स्क्रॉल के अंदर लिखी हुई थी। स्क्रॉल मींस एक रिटन डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ था। फाइन। इतना समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? जल्दी पूछ लो यार। चलो, अगर कोई भी लाइन अगर समझ में नहीं आई तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब वो क्या करता है, उस स्क्रोल को पढ़ता है। फाइन। स्क्रोल को रीड करता है। यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू, किसके बारे में बात की जा रही है? उस शूटर ने, यानी कि बेसानियो ने, जिसने पोर्शिया के उस पोर्ट्रेट को खोज निकाला, यानी कि जिसने ये लेड कास्केट चूज किया, जो आउटर अपीयरेंस पे नहीं गया। फाइन। चांस एज फेयर, यानी कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ एंड यू आर ट्रू, तुमने एग्जैक्टली सही कास्केट चूज किया। सिंस दिस फॉर्च्यून फॉल्स टू यू, दैट मीन्स ये जो लक है, ये गुड लक पोर्शिया तुम्हारे लाइफ में है। फाइन। तुम्हारे फॉर्च्यून में पोर्शिया थी। सो बी सेटिस्फाइड, बी कंटेंट एंड सीक नो न्यू। इससे ज्यादा और कुछ आगे, इससे ज्यादा और कुछ की एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज पोर्शिया इज इनफ फॉर यू। पोर्शिया ही बहुत ज्यादा है फॉर यू। if you be pleased with this, agar you are satisfied, of you are pleased with this, you are happy with this, then hold your fortune for your bliss, then hold Portia's house. Fine. I mean hold Portia's hand, turn on where your lady is, जहां पे Portia है वहां पे turn करो, turn about, and then claim her or call her or make her your own by kissing her. Fine. उसे अपना बनाओ by kissing her. Mainly marriages में ऐसे ही होता था। सो क्लियर। इसके बाद फिर वो जेंटल स्क्रॉल को पढ़ लेता है। फाइन। फेयर लेडी बाय योर लीव, वो परमिशन लेता है पोर्शिया से एंड देन ही किसेस हर। फिर वो क्या कहता है कि इस नोट में लिखा हुआ था कि पोर्शिया मतलब जैसे कि कोई न्यू मैरिड कपल्स होता है, तो जब उनकी शादी होने वाली होती है तो मेनली प्रीस्ट क्या करते हैं, किस करवाता है। सो मेनली वो क्या कहते हैं कि नाउ यू आर माइन। फाइन। अब इसके बाद वो क्या कहता है, लाइक वन ऑफ दीज टू, लाइक नन, like one of two contending in a prize for example, कोई गेम चल रहा है या फिर कोई मैच चल रहा है, उसमें दो कंटेस्टेंट है, सारे कंटेस्टेंट हार गए, लास्ट में बस दो कंटेस्टेंट बचा हुआ है। अब लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हैं। तो बसानियो क्या कहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि जैसे कि दो कंटेस्टेंट है, एक बसानियो है और एक जो भी, मान लो जैसे कि कोई गेम में दो कंटेस्टेंट होता है, तो बसानियो खुद को इसमें से एक कंटेस्टेंट मानता है, यानी कि खुद को एक कंटेस्टेंट की तरह वो रख के देख रहा है, उसकी जगह वो खुद को समझ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे एकदम फीलिंग आ रही है उसी कंटेस्टेंट की तरह, मुझे पता है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं या फिर उस दूसरे कंटेस्टेंट के लिए। दैट मीन्स आई एम स्टिल इन अ डाउट। क्लियर? इतना समझ में आया? So thrice fair lady stand I even so as doubtful whether what I see be true. मैं जो भी देख रहा हूँ, मैं ये सच है या फिर नहीं, आई एम वेरी डाउटफुल। फाइन। अंटिल कंफर्म साइंड एंड रैटिफाइड बाय यू, अंटिल तुम मुझे नहीं कहती कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया या फिर मैंने तुम्हें जीत लिया, तब तक मैं डाउट में ही रहूंगा। सो कंफर्म इट। फाइन। इतना समझ में आया? आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करो। सो ऑलराइट, चलो मूव करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या समझने की बात है, अब यहाँ पे पोर्शिया क्या कहती है, यू सी मी लॉर्ड बेसानियो वेयर आई स्टैंड। देखो लॉर्ड बेसानियो, वो लॉर्ड बेसानियो यानी कि बेसानियो को कहती है, सच एज आई एम दो फॉर माई सेल्फ अलोन, यानी कि वो कहना चाहती है कि मैं खुद के लिए जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी कि मैं खुद अपने लिए, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं जो कुछ भी हूँ, जितनी भी हूँ, जितना भी मेरे अंदर सब कुछ है, टैलेंट है, पैसा है, जो कुछ भी है, आई एम इन, इट इज इनफ फॉर माई सेल्फ। बट अगर मुझे तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारे साथ अगर खड़ा होना पड़े, यू विल बी माई हस्बैंड, सो डेफिनेटली मेरा जो भी है, दैट मीन्स आई शुड इंक्रीज माई सेल्फ। मेरे पास जो कुछ भी है, टैलेंट है, पैसा है, जो कुछ भी है, इट शुड बी ट्रेवल। ट्रेवल मीन्स 3 times 20, मतलब देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, ट्रेवल मीन्स 3, ठीक है, 3 into 20, मतलब मेरे पास जो कुछ भी है उसको 60 टाइम्स और इंक्रीज हो जाना चाहिए। इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 60 टाइम्स, यानी कि 60, अभी जो कुछ भी है मेरे पास उसमें 60 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दूं, तब मैं तुम्हारे साथ फिट बैठूंगी। क्लियर? क्लियर है?
मतलब मुझे 1000 टाइम्स और ब्यूटीफुल होना होगा, 10,000 टाइम्स और रिच होना होगा, बस तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए। जितने ज्यादा तुम प्रेस्टिजियस हो, बस तुम्हारे सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए मुझे इतना इंक्रीज करना होगा अपने टैलेंट्स को, अपने पैसे को। आई माइट इन वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स मुझे अपने वैल्यूज में, या फिर ब्यूटीज हो गए, ब्यूटीज मीन्स लुक वाइज, लिविंग मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स है या फिर जो कुछ भी है, ये सब चीज में मुझे इंक्रीज करना होगा, ये सारे चीज के नंबर मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। बट द फुल सम ऑफ, अगर मैं खुद का सम करूं तो मुझे कुछ मिलेगा, और उसको मैं क्या कहूंगी, और ये क्या मिलेगा मुझे, मुझे पता चलेगा कि मैं बस एक अनलेसन, अनलेसन मीन्स अनएजुकेटेड, अनस्कूल्ड, दैट मीन्स अनप्रैक्टिस, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे दुनिया की ज्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, आई एम नॉट वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट द वर्ल्ड, मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा परख नहीं है, लेकिन तभी भी मैं खुश हूँ। फाइन, कि मैं इतनी ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि मैं भी सीख ना सकूं, और इससे भी ज्यादा मैं खुश क्यों हूँ कि मैं बचपन से, मतलब मैं इतनी बेवकूफ पैदा नहीं हुई हूँ, मैं बहुत जल्दी लर्न कर सकती हूँ, मैं जो भी चीज तुम मुझे सिखाओगे मैं बहुत जल्दी सीख लूंगी, इसलिए मैं खुश हूँ। तो आपको इतना समझ में आया वो क्या कहती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं बूढ़ी नहीं हूँ, और इससे भी ज्यादा मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मैं आसानी से कोई भी चीज सीख सकती हूँ, सो अभी भी मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। और इससे भी ज्यादा मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मैं खुद को, इस घर को, सब कुछ को मैं आपके नाम कर रही हूँ, एवरीथिंग इज नाउ अंडर योर, आई मीन अंडर योर गाइडेंस, सब कुछ अब आपके अंदर में, ऑलराइट, आपके अंडर में सब कुछ है। सो यू आर माई लॉर्ड, माई गवर्नर, माई किंग, यू आर माई एवरीथिंग, माई सेल्फ, मैं खुद और ये पूरा घर, फाइन, जो भी कुछ मेरा है वो अब आपका हो चुका है, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड टू योर्स, फाइन, क्लियर है। बट नाउ आई वॉज द लॉर्ड ऑफ द स्वेयर मैंशन, अभी जस्ट कुछ देर पहले, यहाँ तक कि अभी तक मैं इस घर की लॉर्ड थी, ये घर मेरा था, मैं अपने सर्वेंट्स की मास्टर थी, फाइन, मालकिन थी, यहाँ तक कि मैं खुद की क्वीन थी, अभी तक हूं। बट अब आपसे शादी करने के बाद, या फिर आपने जो कास्केट चूज किया, इस समय से मैं अब ये सब चीज की मालकिन नहीं हूँ, ये सब कुछ अब आपका है, अब आप ये सारी चीजों के लॉर्ड हो, अब मेरे भी मालिक हो, सब कुछ मेरा है, और ये सब कुछ मैं आपको इस रिंग के साथ देती हूँ, फाइन। अब मैं खुद को, इस घर को, एक एक चीज को आपके हवाले करती हूँ इस रिंग के सहारे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रिंग का सिग्निफिकेंस वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कभी भी तुम इस रिंग से दूर हो गए, यानी कि कभी भी अगर तुम ये रिंग खो दोगे, या फिर इस रिंग को कहीं घुमा दोगे, कहीं गिरा दोगे, या फिर सिर्फ खोल दोगे, फाइन, इसे अगर खुद जानबूझकर भी, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली अगर कभी भी तुम लूज करते हो, तो मुझे एक चांस मिलेगा, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू से दैट यू डू नॉट लव मी एनी मोर, यानी कि अगर कभी भी तुम रिंग लूज करते हो तो ये मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं ये कह सकूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अब तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो चुका है, फाइन। सो इट इज अ सिंबल ऑफ लव, फाइन, समझ में आया, पोर्शिया के लिए वो रिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, फाइन। अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब ये वाला स्लाइड देखते हैं। मैडम यू हैव बिथेफ्ट मी ऑफ ऑल वर्ड्स, यानी कि यू हैव टेकन ऑल माय वर्ड्स, अब मैं आई एम स्पीचलेस, आपने मेरे सारे वर्ड्स छीन लिए, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, फाइन। अब बस मेरे वेन्स के अंदर मेरा ब्लड है जो आपसे बात कर रहा है, फाइन, दैट मीन्स एक्साइटेड, एक्साइटमेंट। सो क्या कहते हैं कि अभी मेरे अंदर बस कंफ्यूजन है, मैं पूरी तरीके से आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे वो एग्जांपल देता है, जैसे कि कोई नया प्रिंस, फाइन, कोई नया प्रिंस अगर पब्लिक में जाकर स्पीच दे, फाइन, सारे लोगों को अगर वो स्पीच दे, ओरेशन मींस स्पीच दे, पब्लिक के सामने अगर जाके कोई स्पीच दे, तो वो जब पहली बार जब वो ऑडियंस को फेस करता है, पहली बार जब वो प्रजा को फेस करता है, तो वो कितना ज्यादा कंफ्यूज रहता है, उसके अंदर हर तरीके की फीलिंग उसके अंदर भरी पड़ी रहती है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस उसके अंदर खुशी होती है, वो लोगों को पहली बार उस तरीके से उसके लिए चीयर अप करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एग्जैक्टली मैं भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ। फिर वो क्या कहता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये रिंग कभी भी अगर मेरे हाथ से अलग हुई, कभी भी मेरे फिंगर से अलग हुई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मैं मर गया हूँ। तुम बहुत बोल्डली कह सकती हो, लोगों को ये कह सकती हो कि मेरा बेसानियो नहीं रहा, इसीलिए ये रिंग उसके फिंगर में नहीं है, क्लियर, इतना समझ में आया। दैट मीन्स पोर्शिया के लिए ये रिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, एंड बेसानियो भी उसको प्रूव करता है, पोर्शिया को कहता है कि ये रिंग मेरे लिए भी उतनी ही ज्यादा अहमियत रखती है जितनी तुम्हारे लिए। अब इसके बाद नरेसा और ग्राशिनो अपने लव के साथ ऊपर आते हैं, दैट मीन्स वो भी बताते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्यार करते हैं।
माई लॉर्ड एंड माई लेडी, इट इज आवर टाइम। दैट मीन्स अब वो कहते हैं अभी हमारा चांस है। that that have stood by and seen our wishes prosper, fine। यानी कि हम चाहते हैं कि तुम हर मतलब तुम बहुत अच्छे तरीके से तुम दोनों बहुत प्रॉस्पर करो, तुम्हें दुनिया की सारी खुशी मिले। टू क्राई जॉय 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 माय लॉर्ड एंड लेडी, तुम्हें दुनिया की हर तरीके की खुशी मिले, हर एक विश आपको मिले जो आप चाहते हो, फाइन। आपको जिंदगी में हर एक विश मिले जो भी तक आप आपके लिए जो जो पॉसिबल विशेस हो सकती है, हमने सारे विशेस आपके लिए मांगे हैं। फिर ग्राशिनो क्या बोलता है, My Lord Bassanio and my gentle lady, I wish you all the joy that you can wish। जो भी wishes आप makes, I mean whatever wish you can make, मैं सारे wishes आपके लिए मांगता हूँ, fine। For I am sure you can wish none from me, यानी कि मुझसे ज्यादा wishes आप खुद के लिए नहीं मांग सकते, तो मैं आपके लिए सारे wishes मांगता हूँ, दुनिया की सारी खुशियां मैं आपके लिए मांगता हूँ। एंड वेन योर ऑनर्स मीन टू solemnize the bargain of your faith, I do beseech you, even at that day I may be married too। यानी कि जिस दिन आप शादी करोगे, solemnize means आपकी जब सेरेमोनियल एक्टिविटीज, दैट मीन्स जब आपकी मैरिज सेरेमनी होगी, उसी दिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी भी आप करा दो। क्लियर है? यानी कि ग्राशिनो एंड नेरेसा आर वेरी ईगर टू मैरी ईच अदर, जस्ट लाइक पोर्शिया एंड बेसानियो, फाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक इतना समझ में आया? कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं है, राइट? आगे मूव करो। सो गाइस, यहाँ पे बेसानियो क्या कहता है? बेसानियो कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से ये चाहता हूँ कि तुम्हें भी एक वाइफ मिल जाए। वो ग्राशिनो को कहते हैं, तो अभी तक वो समझा नहीं कि ग्राशिनो और नेरेसा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो फिर ग्राशिनो बोलता है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, आपके प्रेयर्स के लिए, आपके विशेष के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, लेकिन मुझे एक वाइफ मिल चुकी है। जैसे आपने पोशिया को ढूंढा, आपकी आंखों ने पोशिया को ढूंढा, वैसे ही मेरी आंखों ने नेरेसा को ढूंढा। आपने मिस्ट्रेस को देखा, यानी कि आपने क्वीन को देखा, और मैंने उसकी मेड यानी कि नेरेसा को देखा। यू लव्ड एंड आई लव फॉर इंटरमिशन। हम दोनों के प्यार, मतलब जैसे आपने क्वीन से प्यार किया, मैंने भी वैसे ही नेरेसा से प्यार किया। नो मोर परटेन्स टू मी माई लॉर्ड देन यू। दैट मीन्स हम दोनों के जो प्यार है वो इंटरकनेक्टेड है। दैट मीन्स आपका जो प्यार था, आपका जो फॉर्च्यून था, वो कास्केट्स पे डिपेंड करता था, और मेरा भी फ्यूचर कास्केट पे डिपेंड करता था। बिकॉज अगर आप नहीं जीतते, अगर आप पोर्शिया को हासिल नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली मैं भी नहीं कह पाता कि मैं भी नरेशा से शादी करना चाहता हूँ, फाइन। As all the matter fades for wooing here until I swear again, and sweating until my very roof was dry with oaths of love, at last I promised last. If promise last, I got a promise of this fair one here to have her love, provided that your fortune achieved her mistress। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने मैंने नेरेसा को मनाने के लिए, या फिर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो पोशिया को, आई मीन नेरेसा को पटाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। मतलब मैं उसके सामने इतने सारे मैंने प्रोमिसेस किए, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से, मतलब तब तक मैंने प्रोमिसेस किए जब तक मेरा माउथ सूख ना जाए, इतना मैंने उसके सामने प्रॉमिस किए। फिर जाकर ये लड़की मानी है मुझसे शादी करने को, फाइन। तब इसने जाके कहा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो फिर पोशा पूछती है, क्या ये बात सच है नरेसा? फाइन, समझ में आया? कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट? आगे मूव करो। ऑल राइट, सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आ गया नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे, अब नरेसा क्या बोलती है, मैडम इट इज एज यू स्टैंड प्लीज्ड विद ऑल। अगर आप, इफ इट प्लीजेस यू, सो या आई वांट टू मैरी, आई वांट टू मैरी ग्राशिनो, राइट? फिर बसानियो क्या कहता है, एंड यू नो ग्राशिनो मीन गुड फेथ, मतलब तुम भी उससे शादी करना चाहते हो, आर यू सीरियस अबाउट इट? तो फिर ग्राशिनो क्या कहता है, यस लॉर्ड आई वांट टू। देन बसानियो क्या कहता है कि जिस दिन हमारी शादी होगी, उसी दिन तुम्हारी शादी भी हम करवा देंगे, उसी टाइम पे तुम्हारी शादी भी होगी। फिर वो क्या कहता है, वी विल प्ले विद देम द फर्स्ट बॉय फॉर 1000 ducats। ऑलराइट, सो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, फाइन, ये लाइंस आपके सिलेबस में नहीं है। सो इतना आपको समझने का नहीं है, बस आप इतना समझ गए ना कि बसानियो कहता है कि तुम्हारी भी उसी टाइम पे शादी होगी जब हमारी शादी करवाई जाएगी, मतलब जब हम शादी करेंगे उसी टाइम तुम्हारी भी शादी होगी। अब सीधे आ जाओ लास्ट वाले पैराग्राफ में, नो वी शैल नेवर विन एट दैट स्पोर्ट एंड टेक डाउन, बट ओके ऑलराइट, ये वाला भी हटा दो, ये भी आपके बुक में मेंशन नहीं है। जो बुक में मेंशन है बस उतना ही पढ़ना है, ये सारे एक्स्ट्रा लाइंस है। ऑलराइट, ये 3 लाइन हटा दो, just let me cancel them। All right, so I'm highlighting them with different color. Do you want me to do that?
चलो यार कर ही देती हूँ, फाइन, कर देती हूँ हाईलाइट कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है। अब फाइनली आप नीचे वाले लाइन में आ जाओ। बट हु कम्स हियर, अब देखो इतने में वो लोग बात कर रहे थे, अब इतने में वो लोग देखते हैं कि लॉरेंजो और उसकी वाइफ, इन्फिंडल मींस नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर कौन है, जेसिका, राइट, शाइलो की बेटी जेसिका। सो लॉरेंजो एंड जेसिका और एक फ्रेंड है उनका जिसका नाम है सलेरियो, यू नो हिम राइट, सो सलेरियो, ये तीन लोग आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्या डिस्कशन होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जानना, फाइन। तो चलो यार आगे देखते हैं। लॉरेंजो एंड सलारियो वेलकम हिदर, ठीक है, तो बेसानियो वेलकम करता है उन लोगों को, उन सारे लोगों को। अब वो पोर्शिया से क्या पूछता है, if that youth of my new interest here have power to bid you welcome by your leave, I bid my very friends and countrymen sweet Portia welcome, यानी कि वो पोर्शिया से पूछता है कि अगर मेरे पास इतने राइट्स हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स को वेलकम कर सकूं, इन लोगों को वेलकम कर सकूं एज अ किंग, तो पोर्शिया आई विल बी वेलकमिंग देम, फाइन। तो पोर्शिया क्या कहती है, सो डू आई, मैं भी उनको वेलकम करती हूँ, आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम, you're welcomed here, fine। फिर लॉरेंजो क्या कहता है, I thank you honor, I thank you Lord, for my part my Lord, my purpose was not to have you seen here, यानी कि वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं आने वाला था, बट बिकॉज मुझे लॉरेंजो रास्ते में मिला और उसने कहा कि तुम चलो मेरे साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, उसने मुझे अपने साथ लेकर आया। फिर सलारियो क्या कहते हैं, हाँ लॉर्ड मैंने ऐसा किया, मैंने उसे अपने साथ ले आया। फिर वो क्या कहते हैं, और मेरे पास इसका रीजन है, मैं सिग्नर एंटोनियो, यानी कि मैं एंटोनियो का लेटर आपके लिए लेकर आया हूँ, एंटोनियो का न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। डू यू हैव एनी हिंट कि वो क्या न्यूज लेकर आता है। अब रियल जो स्टोरी है वो यहीं से शुरू होती है, फाइन। तो चलो आगे मूव करते हैं। तो इज इट योर डियर फ्रेंड दैट इज दस इन ट्रबल, वो क्या कहती है कि वो कहती है कि क्या यही वो फ्रेंड है, क्या यही वो फ्रेंड है, राइट, जो तुम्हारा डियर फ्रेंड है एंटोनियो, वो क्या ट्रबल में है, वो किसी तरीके के ट्रबल में है, फाइन। जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे कुछ मिस आउट हो गया है, एक बार आप अपना बुक खोलो, यहाँ पे एक बार अपना बुक खोलो, यहाँ पे बस एक पैराग्राफ यहाँ पे मिस आउट हो गया है, राइट। सो इसके बाद क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। इसके बाद ये होता है कि बेसानियो वो लेटर को खोलता है, फाइन। फिर बेसानियो क्या कहता है, बेसानियो कहता है कि इस लेटर को खोलने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा फ्रेंड एंटोनियो ठीक है, वो कैसा है। तो फिर सलारियो क्या कहता है, सलारियो कहता है कि ना ही वो बीमार है और ना ही वो अच्छा है, बस उसको मेंटल प्रेशर, उसको मेंटल स्ट्रेस है, और इस लेटर में लिखा हुआ है जो कुछ भी है, इस लेटर में लिखा हुआ है। एक बार आप बुक देखते चलो, राइट, पेज नंबर, मेरे पास तो नई एडिशन वाली बुक है, सो लाइन नंबर 235 देखो, सारे बुक में तो लाइन नंबर सेम ही रहती है, एक पैराग्राफ मिसिंग है, वेरी सॉरी, बट अगर आप कंटिन्यू करो तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट, बिकॉज इतनी बड़ी वीडियो है, अब मैं वापस उस पैराग्राफ को ना लिख सकती हूँ ना उसको वापस इंपोर्ट कर सकती हूँ। सो प्लीज यार इतना माइंड मत करना यहाँ पे, बट या इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये चीज भी समझ में आ जाएगी, उतना मैटर यहाँ पे नहीं करता है यहाँ पे, फाइन। अब आगे देखते हैं सलारियो जो उसने कहा, उसके बाद फिर बेसानियो लेटर रीड करता है। फिर ग्राशिनो क्या कहता है, ग्राशिनो इतने में ही नरसा को कहता है कि नरसा सलारियो और फिर सलारियो उसको वेलकम करो, फाइन, चीयर ऑन स्ट्रेंजर, यानी कि नरसा स्ट्रेंजर को यानी कि लॉरेंजो को वेलकम करो, लॉरेंजो को ग्रीट करो और इसकी वाइफ को भी ग्रीट करो। और फिर वो कहता है कि मैं सलारियो को ग्रीट करके आता हूँ, उससे हैंडशेक करके आता हूँ। फिर वो उससे पूछता है कि वेनिस से क्या खबर है, वेनिस की क्या न्यूज है, ठीक है। फिर वो पूछता है कि जो नोबल मर्चेंट एंटोनियो है वो कैसा है, वो कैसा है वहां पे, क्या कर रहा है वहां पे, ठीक है। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगे कि हम जीत गए, हमारी सक्सेस पे तुम बहुत ज्यादा खुश होगे, हम जेसन से और हमने गोल्डन फ्लीस हासिल की। अब गोल्डन फ्लीस क्या थी आपको मैंने मे बी बिकॉज आपके सिलेबस में है नहीं वो पार्ट स्टार्टिंग के सीन्स, तो चलो यार बता देती हूँ शॉर्ट में। जेसन, सो गोल्डन फ्लीस गोल्डन क्लोथ था,
ठीक है, गोल्डन क्लोथ था, उसकी रक्षा में एक मॉन्स्टर को रखा गया था, उसकी प्रोटेक्शन में एक मॉन्स्टर को रखा गया था, और बहुत सारे लोग उस कपड़े को चुराने के लिए, उस गोल्डन कपड़े को चुराने के लिए बहुत सारे लोग आए, बट कोई उस कपड़े को चुरा नहीं पाया। फाइनली जेसन नाम का एक इंसान आया और उसने उस गोल्डन फ्लीस को चुरा करके ले लिया, उस मॉन्स्टर से उसने चुरा करके उस गोल्डन फ्लीस को निकाल लिया। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जेसन से हमने हमने पोर्शिया और नेरेसा को हासिल कर लिया, पोर्शिया और नेरेसा को जीत लिया। फाइन, इतना समझ में आया, कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट? बुक देखते चलो यार, मैं पहले ही बोल रही हूँ बुक देखते चलो, मिस आउट हो गया। क्लियर है? इसके बाद फिर पोर्शिया क्या कहती है? पोर्शिया कहती है कि इसमें ऐसे क्या वर्ड्स है, इस लेटर में ऐसे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या अनप्लेजेंट न्यूज है जिसकी वजह से बिसानियों के चेहरे का रंग उड़ गया है। फाइन, तो वो क्या कहता है, वो कहती है कि क्या उसका फ्रेंड मर गया है, या इसके अलावा और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिसानियों के चेहरे का कलर उड़ा सके, या फिर बिसानियों के चेहरे से खुशी गायब कर सके। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिसानियों के चेहरे से खुशी गायब कर सके। तो आखिर ऐसी क्या चीज हुई है, राइट? क्लियर है? इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर वो क्या कहती है, वो कहती है बिसानियों को कि अगर तुम्हारी परमिशन हो तो प्लीज तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ, और जो भी तुम्हारे लाइफ में आता है, जो भी न्यूज हो या जो कुछ भी हो, उसका इक्वल हाफ मेरा है, राइट? जो भी कुछ तुमको मिलेगा उसका हाफ पार्ट मेरा है, हर चीज में मेरा अधिकार है, मेरा इक्वली उतना हक है। तो ये गुड न्यूज हो या सैड न्यूज हो, कुछ भी हो, उस पर मेरा पूरा हक है। तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या ऐसी न्यूज है। फाइन, इतना समझ में आया? इसके बाद फिर बसानियो क्या कहता है, बसानियो कहता है कि पोर्शिया, इसमें कुछ ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस पेपर में ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, पेपर में स्ट्रेन्ड है, रिटन है, राइट? समझ में आ रही है बात? इतनी बात समझ में आई मेरी? जल्दी से बताओ, बुक देख रहे हो ना सारे? चलो मैं रीड भी कर देती हूँ पैराग्राफ, बुक वाला पैराग्राफ रीड कर देती हूँ। ओ स्वीट पोर्शिया, हियर आर अ फ्यू ऑफ द अनप्लेजेंट वर्ड्स, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा अनप्लेजेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, द एवर ब्लॉटेड पेपर, जो पेपर में आज तक कभी भी नहीं लिखे गए ऐसे मोस्ट अनप्लेजेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं पोर्शिया। Okay, when I did first impart my love to you, I freely told you all the wealth I had ran in my veins. That means जब मैंने तुमको बताया था, जब मैंने तुम्हारे सामने कन्फेस की थी कि मेरे पास क्या वेल्थ है, तो मैंने तुमको बताया था कि मेरे पास कुछ वेल्थ नहीं है, मेरा बस रॉयल ब्लड, मैं बस रॉयल फैमिली से हूँ, मैं बस नोबल हूँ, बस यही मेरी सब कुछ है, राइट? यही मेरा सारा वेल्थ है। फाइन, मेरे पास इसके अलावा और कुछ वेल्थ नहीं है, मैं एक जेंटलमैन हूँ, बस यही मेरी सच्चाई है। लेकिन जब मैंने तुमको कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये भी बता देना चाहिए था कि आई एम गुड फॉर नथिंग, बिकॉज मैं एक भिखारी हूँ, आई एम अ ब्रैगर्ड। फाइन, मेरे वजह से मैंने अपने फ्रेंड को रिस्क पे डाला, मैंने अपने फ्रेंड की लाइफ को रिस्क पे डाला, मैंने अपने फायदे के लिए अपने फ्रेंड को शायलोक जैसे एक शायलोक जैसे एनिमी के मतलब उसके अंडर में मैंने एक बॉन्ड लिया, एक बॉन्ड साइन किया, मैंने अपने फ्रेंड की लाइफ को रिस्क पे डाला। समझ में आ रही है बात? मैंने अपने फ्रेंड की लाइफ को उसके एनिमी के अंदर में डाल दिया, मैंने उसकी लाइफ को रिस्क पे डाला। फाइन, हियर इज अ लेटर लेडी, द पेपर एज द बॉडी ऑफ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे जो पेपर है वो एंटोनियो का बॉडी है, जो पेपर है वो एंटोनियो का बॉडी को रिसेंबल कर रहा है, और उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या है, एंटोनियो के वुंड्स है, घाव है, एंटोनियो का दर्द है। फाइन, यहाँ पे वो रिसेंबल करता है इस पेपर को एंटोनियो के बॉडी से, और उसमें जो भी एंटोनियो को जो भी टेंशन है, जो भी वरीज है, जो भी इनको उसको वुंड्स हुए हैं या फिर जो भी घाव हुए हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो कुछ भी है, वो ये सारे वर्ड्स है। फाइन, तो ये एंटोनियो के फ्रस्ट्रेशन, एंटोनियो के पेन को इंडिकेट करते हुए बेसानियो कहता है। क्लियर है? बट इट इज ट्रू सलारियो। फिर वो पूछता है कि क्या ये सच है सलारियो, एंटोनियो का कोई भी वेंचर नहीं बचा, क्या उसके सारे शिप्स बर्बाद हो गए? इतने सारे जगह पे उसके शिप सेल कर रहे, ट्रिपोलीज में, मेक्सिको में, इंग्लैंड में, लिस्बन में, बारबरी में, इंडिया में, क्या एक भी शिप नहीं बच पाया? फिर सलारियो क्या कहता है, सलारियो कहता है कि एक भी शिप नहीं बच पाया लॉर्ड,
इसके अलावा वो क्या कहता है, चलो मैं रीड कर देती हूँ. नॉट one, my lord, besides it should appear that if he had the present money to discharge the Jew, he would not take it. इसके अलावा और तो और अगर उसके पास पैसे होते भी तो भी अब वो जो जीव है वो पैसा अभी भी नहीं लेगा. समझ में आ रही बात कि अगर अभी तुम जीव को पैसा देने जाओगे, शाइलो को पैसा देने जाओगे, तभी वो पैसा नहीं लेगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा वो रिवेंज लेने के लिए, इतना ज्यादा वो ही इज डिटरमाइंड टू टेक द रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो. फिर वो क्या कहता है कि मैंने आज तक कभी भी इस तरीके का इंसान नहीं देखा जो किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए इतना ज्यादा लालची है, जो एक इंसान को मारने तक वो अपने कदम बढ़ा सकता है, इतना भी वो गिर सकता है कोई इंसान. आज तक मैंने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा. ऑलराइट, वो क्या कहता है कि वो ड्यूक यानी कि कौन है, ड्यूक कौन है, जो सारे लॉज या जो भी डिसीजंस लेता है. फाइन. सो जो ड्यूक है उसे वो दिन रात परेशान कर रहा है, दिन रात उसके सामने जाके अपील्स कर रहा है कि मुझे जस्टिस दो. वो जो हमारे स्टेट का जो फ्रीडम है, जो बाहर से जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए जो राइट्स है, उन्हें जो हक है राइट्स पाने का, उसके नाम पे भी उसका भी वास्ता दे रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरा हक दो, मुझे एंटोनियो से बदला लेना है. वो क्या कह रहा है कि मुझे अपनी पेनल्टी चाहिए, एंटोनियो ने मेरा बॉन्ड तोड़ा है, मुझे पेनल्टी चाहिए. इतने सारे मर्चेंट्स में 20 मर्चेंट्स ने, ड्यूक ने खुद, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रेस्टिजियस लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माना. वो इतना ज्यादा डिटरमाइंड है एंटोनियो से बदला लेने को. ही इज वेरी डिटरमाइंड कि वो एंटोनियो से बदला लेगा, वो अपना बॉन्ड लेना चाहता है. इतने में क्या होता है, इतने में ही जेसिका बोलती है. जेसिका क्या बोलती है कि मैंने सुना है ट्यूबल और च्यूस को. च्यूस कौन है, अब अपने बुक में देखो, देयर इज अ स्पेलिंग. ऑलराइट, CHUS. च्यूस कौन है, च्यूस शाइलो का एक फ्रेंड है, उसका कंट्रीमैन है. तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैंने ट्यूबल और च्यूस को बात करते हुए सुना है कि एंटोनियो इतना ज्यादा डिटरमाइंड है कि एंटोनियो बस शाइलो कितना ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो एंटोनियो का फ्लैश लेगा. इसके अलावा अगर तुम उसे 10 टाइम्स दे दो, इसके अलावा अगर तुम 20 टाइम्स भी, जितना उसने पैसा लिया है 2000 डुकेट्स, उसका अगर तुम उसे 20 टाइम्स भी दोगे तभी भी वो पैसे नहीं लेगा. वो इतना ज्यादा बदला लेने के लिए व्याकुल है, इतना ज्यादा एक्साइटेड, उसे बदला लेना चाहता है. फाइन, समझ में आए. अब इसके बाद आ जाओ ये वाले पैराग्राफ में. इतना समझ में आ गया ना, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है. बुक देख लेना यार प्लीज. थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी हो जाता है, एक वीडियो एक स्लाइड मिस हो गया जिसकी वजह से इतना इशू हो गया. बट यार मैंने अच्छे से समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक बार बुक लेके बैठा करो यार, जब भी वीडियो बनाती हो ना बुक लेके बैठा करो, ताकि बुक में मार्क करते चलो और जहां पे भी कहीं पे भी डिफिकल्टी हो बुक में लिख लिया करो. ऑलराइट, तो आगे से ये गलती कभी भी नहीं होगी. बट अभी बिकॉज ये सीन बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए ये गलती हो गई. सो आई एम वेरी सॉरी गाइस, मेरे तरफ से सॉरी एक्सेप्ट कर लो और ये फिर से रिपीट नहीं होगा. ऑलराइट, तो चलो आगे मूव करते हैं. सो पोर्शिया क्या कहती है, क्या ये तुम्हारा वही फ्रेंड है जो मुश्किल में है, जो ट्रबल में है. तो बेसानियो क्या कहता है, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी. ही इज द डियरेस्ट, यानी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है. वो सबसे ज्यादा काइंड इंसान है, इस दुनिया का सबसे ज्यादा काइंड इंसान है. बेस्ट कंडीशन यानी कि जिसकी कंडीशन मींस वर्च्यूज, सबसे ज्यादा बेस्ट है. अनवेरिड स्पिरिट यानी कि जो अच्छा काम करने में कभी भी नहीं थकता, हमेशा अच्छे काम करने में. ही इज वेरी कर्टियस, हमेशा अच्छे काम वो करने के लिए आगे रहता है. इन एंड वन इन whom the ancient Roman honor more appears than any that draws breath in Italy. इटली का कोई भी इंसान एंटोनियो से ज्यादा वर्चुअस नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा वर्च्यूज है. ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रिंसिपल वाला इंसान है, सबसे ज्यादा अच्छा इंसान. फाइन, उसके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छे हैं, इज अ मॉरल पर्सन. फिर पोर्शिया क्या कहती है, व्हाट सम ओज ही द ज्यू. उसने कितने पैसे लिए थे शाइलॉक से. तो बसानियो कहता है कि 3000 डुकेट्स लिए थे. तो पोर्शिया क्या कहती है, बस इतने डुकेट्स लिए थे तो उसे 6 टाइम्स दे दो ना, 6000 डुकेट्स दे दो और ये बॉन्ड खत्म करो, वहीं पे बॉन्ड को खत्म करो. या फिर 6000 का भी डबल दे दो. समझ में आ रही है बात, 12,000 डुकेट्स दे दो और ये बॉन्ड को खत्म करो, या उससे भी ज्यादा दे दो. मतलब मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्रेंड, अभी तुमने जैसा डिस्क्राइब किया एंटोनियो को, उतना अच्छा फ्रेंड तुम्हारी गलती की वजह से, तुम्हारे फॉल्ट की वजह से उसकी लाइफ चली जाए. मैं ऐसा कभी नहीं चाहती. जितना पैसा लगेगा उतना पैसा लगाओ, लेकिन एंटोनियो को बचाओ. फाइन.
इसके बाद वो क्या कहती है, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ चर्च चलो और वहां पे मुझसे शादी करो। इसके बाद तुम वेनिस जाना अपने फ्रेंड के पास। फॉर नेवर शैल यू लाई बाय पोर्शिया साइड विद एन अनक्वाइट सोल, यानी कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास रहो और इतने ज्यादा टेंशन में, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ एक भी दिन बिताओ टेंशन में। मैं चाहती हूँ कि जाओ तुम अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाओ, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाना। यू शैल हैव गोल्ड टू पे द पिटी डेब्ट 20 times over when it is paid bring your friend along। तुमको जो भी कुछ चाहिए वो ले लो और जाके एंटोनियो को बचाओ, और जब तुम्हारे फ्रेंड को तुम बचा लोगे तो उसे यहीं पे अपने साथ ले आना। फाइन, समझ में आई बात? इतनी बात अच्छे से समझ में आई? आगे बढ़ू तो चलो आगे मूव करते हैं। इसके बाद बसानियो क्या कहता है, ओ स्वीट पोर्शिया, मेरी प्यारी पोर्शिया, हियर आर द, अरे यार ये वाले जो लाइंस है ना, जो अभी जस्ट हमारे स्किप हो गए, ये वही वाला है, वही वाला है। चलो ये वाला तो हमें करना नहीं है, आगे मूव करते हैं। फाइन, अभी मैंने आपको जो समझाया था ना, ये वही चीज है, बस ये थोड़ा सीक्वेंस इसका गड़बड़ा गया। फाइन, देखो ये सारे वही है। फाइन, समझ में आई बात? तो हम वो सारे लाइंस हमने स्किप कर दिए बिकॉज एक स्लाइड गलती से बीच में आ गया था, एक स्लाइड का रेपिटेशन हो गया जिसकी वजह से उतना कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ। पर चलो हम वापस आ गए। पोर्शिया ने क्या कहा, पोर्शिया ने कहा कि चलो मेरे साथ तुम पहले शादी करो मुझसे, फिर तुम अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाना और उसे जितना भी पैसा लगे उतना पैसा लगा और उसे बचा के ले आओ। इसके बाद वो क्या कहती है, माई मेड नेरेसा, मेरी मेरी मेड नेरेसा और मैं इतने समय तक मेड्स और विडोज की तरह रहेंगे, बिकॉज हमारे हस्बैंड हमसे दूर रहेंगे तो डेफिनेटली हम सैड रहेंगे, हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा सैड रहेगी। तो क्या कहती है, फॉर यू शैल हेंस अपॉन माई वेडिंग डे bid your friends welcome, show a merry cheer, since you are dear bought I will love you dear and let me hear the letter of your friend। वो क्या कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड की लेटर सुनाओ, यू आर वेरी लवेबल टू मी, आई लव यू अलॉट। फाइन, तो जल्दी जाओ और जल्दी से आओ। ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया है, तुम्हारे फ्रेंड ने अपनी लाइफ तुम्हारे ऊपर रिस्क पे डाली है, तो जाओ तुम उसे जाकर बचाओ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगी बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तो डेफिनेटली तुम इतने ज्यादा स्पेशल हो। फिर बसानियो रीड करता है वो लेटर, स्वीट पोर्शिया माई शिप्स, सॉरी स्वीट बसानियो, माई शिप्स हैव ऑल मिसकैरेड, मेरे सारे शिप्स क्या हो गए, रेक हो गए। माई क्रेडिटर्स ग्रो क्रूअल, मेरे क्रेडिटर्स मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है। फाइन, माई स्टेट इज वेरी लो, मेरा कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा पुअर है। माई बॉन्ड टू द ज्यू इज फॉरफीट, मेरा बॉन्ड फॉरफीट हो चुका है। एंड सिंस इन पेइंग डेट इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव, और उस बॉन्ड के फॉरफीचर यानी कि उस बॉन्ड का जो मुझे डेप्थ, आई मीन उस बॉन्ड का जो पेनल्टी है उसे चुकाने के लिए मुझे अपनी लाइफ देनी पड़ेगी, बिकॉज वो मेरे हार्ट से पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा, तो डेफिनेटली अगर वो मेरे बॉडी से फ्लैश काटेगा तो मैं नहीं बचूंगा, मेरे हार्ट के पास वो फ्लैश काटेगा तो मैं नहीं बचूंगा। आई ऑल डेब्ट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, जो भी डेब्ट्स तुमने मुझसे लिए थे, जो भी तुमने कर्ज मुझसे लिया था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे हमारे बीच में। इफ I might but see you at my death, notwithstanding, use your pleasure, but if your love do not persuade you to come, let not my letter। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं आखिरी टाइम तुमसे मिलूं, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, अगर तुम अपनी इच्छा से नहीं आते मुझसे मिलने, तो प्लीज ये लेटर के वजह से या फिर ये लेटर के बोझ की वजह से मत आना, इस लेटर के प्रेशर में मत आना। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, तभी तुम मुझसे मिलने आना। फिर पोर्शिया क्या कहती है, ओ लव डिस्पैच ऑल द बिजनेस एंड बी गॉन, प्लीज तुम जाओ अपने फ्रेंड को जल्दी से जाकर बचाओ। फाइन, समझ में आ गई इतनी बात अच्छे से? अब आगे मूव करो तो चलो लास्ट है ये। सानियो क्या कहता है, सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे आई विल मेक हेस्ट, बिकॉज मुझे तुम्हारी परमिशन मिल गई है जाने के लिए, सो आई एम गोइंग, बट मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। बट टिल आई कम अगेन, जब तक मैं वापस नहीं लौटता, नो बेड शैल एवर बी गिल्टी ऑफ माई स्टे। फाइन, यानी कि जब तक मैं नहीं आता तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। आई विल नॉट रेस्ट नाइदर आई विल हैव एनीथिंग, मतलब मैं उस तब तक मैं बहुत ज्यादा बेचैन रहूंगा, जब तक मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आता तब तक मैं खुशी से नहीं रह पाऊंगा। Clear? No rest be interposed twain us twain. Fine. So this was the complete paragraph. इसी के साथ
वो लोग चले जाते हैं और ये सीन हो जाता है खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बीच में जो एक प्रॉब्लम हो गया गाइस, उसके वजह से प्लीज फॉरगिव इट। नेक्स्ट वीडियो में ऐसा होगा नहीं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाया मैंने। पूरा सीन मैंने ट्राई किया कि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ समझा दूं। ये वीडियो को लास्ट तक, जो भी ये वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपके लिए एक प्यारी सी स्माइली। सो लेट मी गिव अ स्माइली फॉर यू। जो भी मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनके लिए क्यूट सी स्माइली रहती है। सो दिस स्माइली इज फॉर यू गाइस। प्यारी सी तो नहीं है, बट जैसी भी है, इट्स फॉर यू। ऑलराइट, द शेपलेस स्माइली इज फॉर यू। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच। चलो यार, so we have finally completed this complete scene, so congratulations, आपने ये scene complete कर लिया है। so thank you for watching, thank you for watching my video। आप इस वीडियो से लास्ट तक बने रहे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इस सीन में अब किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ऑलराइट।